जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तजिया के साथ आज प्रोग्राम का मेज़बान अज़हर काज़मी। नाज़रीन, हम आपको अपने इस प्रोग्राम में पाकिस्तान में होने वाले तमाम उन हालात व वाक़यात के हवाले से बताते हैं कि पाकिस्तान की सूरत हाल इस वक्त क्या जा रही है। और जो हमारे पास इस वक्त बहुत सी अपडेट्स हैं वो बड़ी खौफनाक किस्म की हैं। पाकिस्तान के अंदर 1947 से लेकर आज तक आप अगर देखें सारा का सारा नक्शा, अगर आप सियासी नक्शा देखें तो उसके अंदर आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी नज़र आएंगी जिनको देखने के बाद आपको आज होने वाले उन तमाम हालात व वाक़यात का एक बड़ा नतीजा नज़र आएगा। इमरान खान साहब की जब हुकूमत आई तो उसके बाद उनके पास एक बहुत बड़ा मंशूर था और वो पाकिस्तान को एक नया पाकिस्तान बनाने का नक्शा आवाम के सामने लेकर आए थे और आवाम की बड़ी तादाद पढ़े लिखे लोगों समेत बहुत से लोगों ने उनका साथ दिया और उनका यह ख्याल था कि इमरान खान साहब एक नई क़यादत है और यकीनन पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली मुतवक्के होगी। लेकिन वक्त के साथ साथ, हालात के साथ साथ ही इमरान खान साहब ने पिछले हुक्मरानों की तरह वो ही चाल खेलना शुरू कर दी जैसे कि पिछले हुक्मरान करते रहे। लेकिन अगर हम पिछले हुक्मरानों की तरफ भी जाएँ तो मेरा प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाएगा। मुख्तसरन आपको बताता चलूँ कि उसके अंदर कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ जो हैं वो अच्छाइयाँ या बेहतरी या डेवलपमेंट्स जो हैं वो थोड़ी थोड़ी होती गई। लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत के में किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। इनमें कुछ चीज़ें इन्होंने ऐसी पैदा की, नई आवाम को दिखाई, जिसमें अवामी फलाह तो मौजूद है लेकिन वो लॉन्ग लाइफ नहीं है। अगर मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको कह दूँ हेल्थ कार्ड के हवाले से, तो हेल्थ कार्ड के मैंने इसलिए मुखालफत अपने कई प्रोग्रामों में भी की और बहुत से जो लोग हैं वो इसके मुखालिफ हैं। क्योंकि आप ये देखें कि हेल्थ कार्ड की बजाय आप मुल्क में हेल्थ के बड़े सेंटर्स खोल लें और हॉस्पिटल्स खोल लें और वहाँ पर अगर गरीबों के लिए दवाइयाँ बढ़ा दें तो मेरा ख्याल है जितने MPs आपके बनते हैं या MNs बनते हैं अपने इलाकों में हेल्थ के लिए, वहाँ पर जो हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, इस तरह की चीज़ों के ऊपर काम करें। लेकिन इसके ऊपर कोई किस्म का कोई काम नहीं हुआ। आवाम को एक ये कहा गया कि जी आपको 10 लाख का आप इलाज करवा सकेंगे। भाई वो 10 लाख का इलाज किस हॉस्पिटल से करवाएंगे? कौन सा हॉस्पिटल जो है वो उनके कार्ड्स को एक्सेप्ट करेगा? और इसके अंदर बेज़ाब्तियों के बहुत से चांसेस मौजूद है। एनी हाउ, हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की हॉटलाइन की तरफ। नाज़रीन, आपको एक रिक्वेस्ट करता चलूँ कि आप हमारा प्रोग्राम देखने के बाद इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइक जो है, मुझे कोई ये लालच नहीं है कि उससे मुझे कोई फाइनेंशियल फ़ायदा होगा। उसमें सिर्फ ये होता है कि एक जो आपका जो प्रोग्राम प्रेजेंटर है उसको खुशी होती है कि मेरे प्रोग्राम को इतने लोगों ने देखा और उसके बाद आप मेरे प्रोग्राम में बज़रिया आप व्हाट्सएप के ज़रिए, मोबाइल कॉल्स के ज़रिए और हमारे इंस्टाग्राम के ज़रिए आप हमसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं और अपनी राय भी हमें दे सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और बताता चलूँ कि मैं यहाँ पर चाहूँगा कि हमारे पाकिस्तान, ये दुनिया भर में मेरा ये चैनल देखा जाता है, पाकिस्तान के उन दही इलाकों के अंदर पुलिस समेत बहुत से डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो ज़्यादतियाँ करते हैं। आप हमें अपनी वीडियोस बनाकर और कुछ चीज़ें बनाकर मुझे भेजें तो हम यकीनन उसको उजागर करेंगे और जो आला हकाम हैं उन तक उसको पहुँचाएँगे। क्योंकि मैंने देखा यह है कि बहुत से छोटे इलाकों की चीज़ों को किसी भी जगह उजागर नहीं किया जाता, लेकिन इस चीज़ का बेड़ा मैंने उठाया है। नाज़रीन, इसके साथ आपको बताते चलूँ कि अब इमरान खान साहब करने क्या जा रहे हैं। आज हमारे इस प्रोग्राम के फॉर्मेट में जो 2-3 चीज़ें शामिल होंगी उसमें वेरी इंपॉर्टेंट जो है 28 तारीख को तहरीक-ए-एतमाद 28 मार्च को पेश होगी। उसके हवाले से जो है वो अपोजिशन क्या कर रही है और गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है। इमरान खान साहब ने अपनी तकारीर के दौरान जिस अंदाज़ के साथ एक वल्गर और गंदी गुफ्तगू के ज़रिए मुख्तलिफ सियासतदानों के अकाबरीन के नामों को पुकारा, वो एक गैर अखलाकी बात थी। शायद इमरान खान इस चीज़ से वाकिफ़ हैं मेरा ख्याल है और उनको हर चीज़ का इल्म है। समुंदर पार पाकिस्तानियों का ये चैनल जो है और पाकिस्तानियों के ये चैनल है, हमारे पास इस चीज़ की बहुत सी शिकायत आ रही हैं कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होकर वो ऐसी ज़बान इस्तेमाल कर रहा है, तो इससे हमारे मुल्क का इमेज ही नहीं बल्कि हमारी आवाम, हमारी सियासी पार्टियों का इमेज जो है वो ख़राब हो रहा है। नाज़रीन, इमरान खान साहब कहते हैं कि एक ही गेंद से करप्ट टोले की विकेट उड़ा दूंगा। 2020 करोड़ में
20 करोड़ में बोलियां इलेक्शन कमीशन बताए कि आइन में हार्स रेटिंग की इजाज़त है। ये मोहतरम इमरान खान साहब का सवाल है इलेक्शन कमीशन से। उसके बाद वो ये कहते हैं कि सिंध हाउस में नोटों की बोरियां करप्शन के पीछे से करप्शन के ज़रिए पीछे से ज़मीर खरीदे जा रहे हैं। और नाज़रीन, इसके बाद फिर आगे से परवेज़ लाई साहब, जो इनके बहुत ख़ास साथी थे इमरान खान साहब के, और उन्होंने PTI से छुटकारा क्यों हासिल किया। अब मैं तो इस बात को यहाँ पर इस कहने, अभी तक उनके बयानात के मुताबिक यही है कि हम जो है वो इमरान खान साहब के साथ हैं, हुकूमत के साथी हैं, लेकिन जो उनके बयानात और उनकी जो मीटिंग्स के बाद जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, नताइज आ रहे हैं, चौधरी शुजात साहब का PTI के लोगों से और PMLN के लोगों से मिलना जुलना और मौलाना फजल रहमान का जो है दरमियान में रहकर पीपल्स पार्टी के साथ उनकी बातचीत करवाना, वो ये तमाम चीज़ें आवाम भी देख रही हैं और दुनिया भर के लोग भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियासी ऊँट किस करवट बैठने वाला है। PTI के 10 से 12 अरकान जो हैं वो आज के बयान के मुताबिक परवेज़ लाई साहब कह चुके हैं कि वो हमारी सेफ कस्टडी में हैं। वज़ीर आज़म, वो कहते हैं हमारे घर में वज़ीर आज़म साहब आए हैं, उन्होंने कोई बात नहीं की। हुकूमत हमने जो है हुकूमत छोड़ी ना, अपोजिशन ज्वाइन की, इत्तेहादियों से मिलकर फैसला करेंगे। अब आप देखें चौधरी परवेज़ लाई साहब जिस तरह का कार्ड खेल रहे हैं, मेरा ख्याल है इन तमाम पार्टियों में कोई भी सियासतदान ऐसा कार्ड नहीं खेल रहा। उस कहते हैं कि इस्लामाबाद में तसादम का ख़तरा है और तरीन ग्रुप जो है वो आज भी माइनस बुजदारी की बात करता है। इत्तेहादी जमातें अपोजिशन की तरफ इमरान की 100% जो मुश्किलात वो बढ़ चुकी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फजल रहमान का इत्तेहाद पक्का है, माजी की तलखियाँ जो हैं वो भुला दी गई हैं। अब नाज़रीन, एक समझदार आदमी अगर इस बयान को पढ़ता है तो उसके बाद वो उसका क्या नतीजा निकालता है। तो मेरे नताइज के, जो मेरे अंदाजे और नताइज के मुताबिक ये है कि मेरा ख्याल है कि परवेज़ लाई साहब तकरीबन अपने मामलात को तय कर चुके हैं। आगे जाके हम बात करेंगे अपने मेहमानों के साथ भी। आज भी समुंदर पार पाकिस्तानी सऊदी अरब से हमारे एक बिजनेसमैन हैं, वहाँ पर होने वाले हालात के हवाले से बात करेंगे। फिर हमारे एक MPA डॉक्टर मोहम्मद अफजल साहब हैं, वो हमसे बात करेंगे। तो नाज़रीन, इसके साथ ही चलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ, आते हैं दोबारा। प्रोग्राम देखते रहिएगा तज्जिया। मुल्क को तबाह करके रख दिया, अदम एतमाद में पैसों का अमल दखल है, साबित हुआ तो मुजरिम हूँगा, ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब कहते हैं। और अपोजिशन को ऐसे बंद करेंगे जैसे कबूतर पिंजरे में होता है। ये वफाकी वज़रा के इस तरह के जो बयानात हैं नाज़रीन, वो एक अजीब व गरीब किस्म का इम्पैक्ट पैदा कर रहे हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही मेरे साथ मंडी यज़बान डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर से डॉक्टर अफजल साहब लाइन पर हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब, अभी आप ये देख रहे हैं कि जो हालात चल रहे हैं, सियासी हालात का जो पाकिस्तान के अंदर एक ख़तरनाक किस्म का मंजरनामा पेश किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से भी और अपोजिशन की जानिब से भी। आवाम जो है वो बेइंतहा परेशान है। वो ये देख रही हैं कि एक तो मुल्क के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा है और दूसरा आए दिन इस तरह की खींचातानी और हुकूमत की जानिब से अवामी डेवलपमेंट पर कोई किसी किस्म का काम नहीं हो रहा। और अब एक ये बहुत बड़ा पहाड़ आन खड़ा हुआ है। तो डॉक्टर साहब, आप ये 28 तारीख वाली तहरीक अदम एतमाद को कैसे देखते हैं? और परवेज़ लाई साहब मुस्लिम लीग काफ के जो सरबराह हैं, उनके बयानात जो हैं वो काफ़ी अरसा से कुछ पॉजिटिव टाइप आ रहे थे और अब ये यकीन हो चला है कि वो हुकूमत का साथ छोड़ चुके हैं। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। साथ छोड़ चुके हैं, बिल्कुल हम PTI का हिस्सा थे, अभी तक हैं। हमने सारे इख्तियार चौधरी परवेज़ लाई साहब को दिए हुए हैं, वो जो भी फैसला करेंगे हमें मनोवान तस्लीम होगा। बाकी आपने जो कहा ना कि जी महंगाई की लहर मेरा भाई पूरी दुनिया में,
इसमें कोई शक नहीं, आप बाहर वाले ममालिक में भी देखें, लेकिन हमने क्योंकि अपने मुल्क को देखना है, बिल्कुल है महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं, उसमें बहुत सारे फैक्टर अवामिल शामिल थे। सबसे बड़ा तो कोविड का जो आया 2 साल से पूरी दुनिया स्टकअप हो गई है। बाकी आपने कहा है डेवलपमेंट नहीं, डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं, मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। डेवलपमेंट अल्हम्दुलिल्लाह हुई है, हमारे हल्के में तो बहुत हुई है। भावलपुर की तहसील जजमान मंडी है, हमने तो बहुत अरबों के, करोड़ों के भी नहीं, अरबों के काम में हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। बाकी मेरा ये है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एक ही है, कोई भी जमहूरियत का हुस्न इसी में है, कोई गवर्नमेंट आई है उसको आप 5 साल दें, 5 साल में वो अच्छे काम करेंगे, आगे आवाम वोट देगी, अवाम बेहतरीन जज है। अगर वो अच्छे काम नहीं करेंगे, लोग उनको घर भेज देंगे, जिस तरह पहले हुआ। पहले जिस तरह हमारा काफ का हाल हुआ, 2002 में हमारा क्या रूल था, 2008 में क्या हुआ, 2013 में क्या हुआ, ये अवाम बेहतरीन जज है। अगर कोई अच्छे काम करेगा, लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। इनको भी अपोजिशन को भी चाहिए था 1 साल सब्र कर लें, इनसे भी सब्र नहीं हुआ। इनको ये था कि हम 5 साल किस तरह बाहर बैठ के गुजारा करेंगे, इनको भी सब्र करना चाहिए था, 1 साल और देखते। अगर इन्होंने अच्छे काम नहीं इमरान खान के गवर्नमेंट ने किए थे, तो इनको खुद खुद घर चले जाना था। अब देखो ना, अब दोबारा देख ले, इन्होंने तो दोबारा से अवाम का हीरो बना दिया और फिर वही जलसे कर रहा है। और ये मैं इसको कहता हूँ, जो 22 वाला जलसा हो रहा है, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। गवर्नमेंट भी गलत कर रही है और अपोजिशन भी गलत कर रही है। हमारा दारुल खुलाफा है, ओआईसी कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्या पैसे हम दुनिया को देने जा रहे हैं, ये बहरहाल गलत है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अभी जो आज का जो बयान है चौधरी परवेज साहब का, उन्होंने कल मीडिया में दिया, उन्होंने कहा कि पीटीआई के 10 से 12 अरकान जो है अपोजिशन की सेफ कस्टडी में हैं। तो आप ये बताइएगा कि और दूसरी जानिब चौधरी शुजात साहब की जो है वो मुलाकातें पीएमएलएन के साथ भी हैं, पूरी अपोजिशन के साथ उनकी उन जमातों के साथ उनके घर में और ख़ुद जाकर भी मुलाकातें कर चुके हैं। अब एक साइड पर आप ये बात कह रहे हैं कि एक मेरी बात सुन लीजिए, आप ये फरमा रहे हैं कि हमारा जो है वो हुकूमत के अभी तक साथ मौजूद है। तो अगर साथ मौजूद है तो फिर ये ऐसी वो तमाम चीज़ें और ऐसे बयानात के हांडी पक रही है और बहुत जल्द इसका नतीजा आ जाएगा, तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं? ये इसका जवाब तो चौधरी परवेज साहब भी दे सकते हैं। मैं तो भावलपुर में बैठा हूँ, अपने काम से काम है मेरा। तो अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि यजमान मंडी में अभी आपने फरमाया कि वहाँ डेवलपमेंट हुई है, तो क्या पीएमएलएन के दौर में इतनी डेवलपमेंट नहीं होती? ज़रा उसकी तफसील थोड़ी सी बता दीजिएगा। सर, जीरो नहीं हुई थी। हमारे भावलपुर की तहसील जज्बा और पूरे डिस्ट्रिक्ट भावलपुर में काम 2002 में चौधरी परवेज साहब के दौर में हुए थे, क्या अब हो गया? पूरे 10 साल इनका अपोजिशन का हमारा दौर रहा है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2002 से एज ए रेगुलर एमपी हूँ, एक रोड भी रिपेयर नहीं हुई। अच्छा, हमारे मुखालफिन का मिशन ही और है, हमारे मुखालफिन का मिशन ही, उनका डेवलपमेंट नहीं होता। हमें वोट ही 2 चीज के मिलते हैं, हमारा तो मिशन या डेवलपमेंट करवाएंगे या किसी को नौकरियां देंगे, लेकिन हमारे मुखालफिन का मिशन ही और होता है। बिल्कुल मेरे हल्के में तो देखो जी 10 साल में डेवलपमेंट नहीं है, और कहीं होगी मेरी उससे गर्ज नहीं है, पर मेरे हल्के में कम से कम नहीं है। वो अब हुई है या 2002 वाले दौर में। तो डॉक्टर साहब अभी वज़ीर आला बुज़दार जो हैं, इनके हवाले से बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा है और पार्टी के बहुत से जो लोग हैं वो इसी बात पर नाराज़ होकर जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो अलग बन गया है। गालिबन 5-7 लोग जो हैं वो अलग से चले गए हैं। और अब इससे पहले तो वज़ीर आज़म जो हैं वो किसी ज़िले में नहीं गए, ना किसी सूबे में गए, किसी से उन्होंने मुलाकात नहीं की। लेकिन अब जैसे ही अपोजिशन का वज़न बढ़ा तो उन्होंने कराची का भी दौरा किया, सूबा सरहद का भी दौरा किया, सवात का भी दौरा किया। और दूसरी जानिब पंजाब के वज़ीर आला जो हैं वो 155 अरकान को एक दिन के अंदर मुलाकात दे रहे हैं। और उसके साथ ही अब वो तबादलों का सिलसिला शुरू हो गया। पुलिस अफसरान, सैकड़ों पटवारी और रेवेन्यू ऑफिसर, एजुकेशन के लोगों को जो है वो MPs की अमात पर उनको तब्दील करना शुरू कर दिया। आप क्या समझते हैं, क्या वज़ीर आला को ऐसा करना चाहिए? भावलपुर में तो एक भी ट्रांसफर नहीं हुआ, क्योंकि मैंने तो नहीं पढ़ा वैसे कोई। भावलपुर में तो एक भी सिंगल ट्रांसफर ना किसी पटवारी का हुआ है, ना किसी AC का हुआ है, ना किसी DC का हुआ है, ना किसी DP का हुआ। भावलपुर में तो एक भी ट्रांसफर नहीं हुआ। बाकी के मेरे इल्म में नहीं है कि हुआ या नहीं हुआ। भावलपुर में इवन सिंगल ट्रांसफर नहीं। अगर नहीं हुई तो आपको बड़ी जल्दी पता लग जाएगा ट्रांसफ़र जो है वहाँ पर कब हो रही हैं और कब किस तरह शुरू हो रही हैं, ये आपको बड़ी जल्दी इस चीज़ का। अब सारे देखो एक चीजें आएंगी मेरा भाई, एक चीजें आएंगी फिर पता चलेगा ना। अभी हो रही है नहीं हो रही उसका तो मैं नहीं कुछ कह सकता ना। जैसे कोई ट्रांसफर होगी फिर ही पता चलेगा ना। मैं कह रहा हूँ अभी तक कोई ट्रांसफर नहीं हुआ। भावलपुर में डिस्ट्रिक्ट यहाँ तक बात कर रहा हूँ और अपनी तहसील यहाँ तक कोई बिल्कुल ट्रांसफर नहीं हुआ, कोई ट्रांसफर नहीं हुआ। अच्छा ये बताइएगा कि अगर एक बात कर लेते हैं कि अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है
ठीक है, और दूसरी जानिब अवाम, मैंने आपको बताया कि अवाम परेशान है। आप क्या समझते हैं कि निगरान सेटअप आपको आता नज़र आ रहा है, और क्या ये जुल्म नहीं है कि एक बड़ी ख़तीर रकम जो है वो इलेक्शन पर ख़र्च कर दी जाएगी, और क्या हमारा जो मुल्क है इस फाइनेंशियली इस ऐसे मामलात और ऐसी चीज़ों का मुतहम्मिल है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। पूरा इस गवर्नमेंट को पूरा टाइम मिलना चाहिए ताकि इनकी कारकर्दगी जो भी ये दिखा सके ना दिखा सकें, ताकि कल को ये तो ना हो कि हमने एक साल में ये काम कर देना होगा, हमने एक साल में दूध की नहरें बना दी थी, किसी के पास जवाब नहीं होगा। अच्छा, आपको ये समझता हूँ नए आ जाएंगे वो एक साल में क्या, पहले भी 10 साल इधर ही रहे ना, पिछले 10 साल तो इनका इधर ही रहे ना, उस टाइम दूध की नहरें कौन सी बहा दी थी। तो आप एक साल में क्या कर देंगे सिर्फ, लेकिन बदअज़मी हुई, हमें वो बर्दाश्त नहीं हो रहा कि यार वो बैठे हैं इख्तियार में, हम पीछे क्यों बैठे हैं। असल ये बदकिस्मत, हमने तो 10 साल अपोजिशन में गुजारे, हमें तो कुछ नहीं हुआ, हम तो ज्यादा कंफर्टेबल थे इससे भी, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह है। डॉक्टर साहब, हमारे मुल्क का जो सियासी निज़ाम है, आप क्या समझते हैं कि इस निज़ाम को सियासतदान जो हैं वो ख़ुद चला रहे हैं, या कोई ताकत जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जब चाहती है हुकूमत को उल्टा देती है और जब चाहती है एक नई हुकूमत बना के ले आती है? तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये सारा झगड़ा सियासी पार्टियों का अपना झगड़ा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सियासी पार्टियां हैं, सियासतदानी चलाते हैं, मुल्क के हुक्मरान चलते हैं, जो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उनका वो मुल्कों की सरहदों करते हैं, अपनी जानें हमारे बेटे हैं ना, भाई हैं, वो मुल्क की हमारी सरहदों के मुहफ़्फ़िज़ हैं, हमारी जानें हमारी खातिर कुर्बान कर रहे हैं मुल्क की खातिर, हम ऐसे उनको ब्लेम ना दें। नहीं, मैंने ब्लेम की बात नहीं की, मैंने एक अवामी राय बताई है। मैं खुद इस चीज़ का बड़ा मतलब इस चीज़ का हकदार हूँ ये बात कहने का कि वाकई रातों को हम सोते हैं और रातों को वो लोग शहीद होते हैं। तो डॉक्टर साहब अब जी 100% एग्री करता हूँ आपसे। जी डॉक्टर साहब, अब ये बताइएगा कि जो आने वाला वक्त आपको नज़र आ रहा है, थोड़ी सी उसके ऊपर रोशनी डालिए, ज़रा खुल के बोलिए कि अगर ऐसी चीज़ आ जाती है जैसे कि डी चौक के अंदर अब पीटीआई वाले भी एक बहुत बड़ा जलसा वहाँ पर लाना चाह रहे हैं, और फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी जो भी एमएनए जाएगा वो यहाँ से गुजर के जाएगा, और उधर से जो शेख रशीद साहब के बयानात हैं वो बड़े खौफनाक किस्म के बयानात। आप क्या समझते हैं कि शेख रशीद साहब जो ही बयानात दे रहे हैं ये खुद दे रहे हैं या कोई इनसे दिलवा रहा है? मैं समझता हूँ इंशाल्लाह, मुझे अल्लाह की ज़ात से कभी उम्मीद है कि ये अफवाह तफहीम से मामला हल हो जाएगा। ये बिल्कुल नहीं होगा, अगर ये हुआ तो अच्छी बात नहीं है। सियासी लोग हैं, मिल बैठ मामला हल कर लेते हैं और ये हो जाएगा इंशाल्लाह। मुल्क की खातिर हम लोग, अपनी खातिर, अपने आने वाली नस्लों की खातिर हम इंशाल्लाह मिलजुल के सारे इस मुल्क को चलाना है, इसकी बागडोर तो इंशाल्लाह अच्छे लोगों के पास है, आएगी आइंदा भी इंशाल्लाह। तो मेरा ख्याल है कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है कि आपको तो इस चीज़ से कोई मतलब आपका इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसकी वजह ये कि आप जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं वो तो आप तो उनके जो है मरहून मिन्नत है ना, वो तो जिस साइड पर टर्न लेंगे आपने तो वहाँ जाना है, और हर पार्टी का मेंबर जो है वो इसी तरह ही होता है। अगर कल कलां को ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं तो आपको वहाँ जाना पड़ता है। दूसरी तरफ या कोई भी नई हुकूमत आती है, इंटरम आती है, उसमें मुस्लिम लीग काफ को सुनने में आ रहा है जो सीटें मिलनी है वो हमारे पास उसकी डिटेल भी आ चुकी है, ठीक है, तो उसमें आप तो उनके साथ ही जाएंगे, आप तो पीटीआई। एक तो मेरा को काफ शेख से जैसे हमारा एक जाती ग्रुप है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2002 में काफ के सर पे नहीं यहाँ पे जीत रहा, ठीक है ना, मैं काफ के सर, काफ का ना यहाँ पे वोटा, हमारा एक जाती ग्रुप है तानवीर चीमा साहब का, सिपाही है, उसके नीचे हम एमपीए हैं, ठीक है ना। तो जो आपको बताता है 2008 में चौधरी परवेज ने मेरे साथ इधर मैंने लड़ा था, मार्जिन से 40 से लूज कर गया था, ठीक है ना। तो उस टाइम मैं अल्हम्दुलिल्लाह जीत गया था। उसके बाद भी अल्लाह अल्लाह का करम, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं, अल्लाह की जात का करम है, उसने मुझे इज्जत दी हुई है। मैं तो उस जात का जितना शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है। तो बहरहाल ये मुल्क है, हम एमपीए हैं, हम एमएनए हैं, हम मिनिस्टर हैं, हमारी इस मुल्क की खातिर सारा कुछ, इसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज है, ठीक है ना। अगर मुल्क को कुछ हुआ, मुल्क को कुछ ना हमें कुछ होना, तो हमें ऐसा नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। हमें इसकी मुल्क की बका की खातिर बका की जंग लड़नी चाहिए, इसके लिए पॉजिटिव सोचना चाहिए। हमारा मुस्तकबिल है यार, हमारे बच्चों का, हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल है। आज़ादी की उनसे देखें, जाके इंडिया वालों से देखें जहाँ पे 22 लाख से ज्यादा मुसलमान है, अब 22 करोड़ से, और जो आज़ादी का साथ भी नहीं ले सकते। कश्मीर के मुसलमानों को देखें, के मुसलमानों को देखें, तो
हमें एक हमारे बुजुर्गों ने मेहनत करके मशक्कत करके जाने इज्जतें लुटा के हमें मुल्क दे दिया, हमें इसकी कदर नहीं है। अगर हमारा इसमें खून शामिल होता ना तो हम आज ऐसी बातें सारे बैठ के ना कर रहे होते। तो सबको मेरी तो गुजारिश है, बहुत बड़ा इल्तमास है सबसे, सारे पार्टियों से, यार ये इक़्तिदार हर चीज इधर ही रह जानी है, इस मुल्क का सोचें। डॉक्टर साहब, आप बहुत पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं। आपका जो माजी का रिकॉर्ड है वो भी बहुत साफ़ सुथरा, बहुत अच्छा है, और आप जैसे ही लोगों को सामने आना चाहिए, और यकीनन आपने अपने इलाके के अंदर कोशिश करके बहुत डेवलपमेंट भी की होगी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में मेज़बान थे। नाज़रीन, आपने देखा कि बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आपने देखा कि डॉक्टर साहब अभी हमारे इस प्रोग्राम में मेहमान थे। तो आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने एक बड़ी बुनियादी बात की कि हम तमाम लोगों को जो है वो ज़ातियात पर नहीं सोचना चाहिए, बल्कि इस मुल्क की और बेहतरी और उसके बाद फिर आवाम की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क 1947 के अंदर एक बड़ी कुर्बानियों के साथ हासिल किया गया ना। जिसके साथ एक शॉर्ट ब्रेक तक चलते हैं, प्रोग्राम देखते रहिएगा तज्जिया। जी नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद दोबारा फिर आपकी खिदमत में प्रोग्राम तजिया के साथ। तो हम जिक्र कर रहे थे कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, उसमें समुंदर पार पाकिस्तानी जो हैं वो हमारे भाई किस हद तक परेशान हैं, और दुनिया के तमाम ममालिक में रहने वाले पाकिस्तानी जो हैं, उनकी फैमिली, उनके ख़ानदान, तमाम के तमाम लोग जो हैं वो बराबर इस चीज़ के लिए परेशान हैं कि पाकिस्तान के सियासी हालात जो हैं वो किस नौइयत पर जा चुके हैं। क्योंकि अगर पाकिस्तान के लोग मुल्क से बाहर हैं तो यकीनन उनकी फैमिलियाँ तो यहाँ पर मौजूद हैं, और वो वहाँ पर रहकर एक ख़तीर सरमाया पाकिस्तान को भिजवाते हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही अमीर अली अल्ताफ़ साहब हमारे साथ प्रोग्राम में हैं। सऊदी अरब से ताल्लुक़ है इनका, और ये एक अच्छे और बड़े मारूफ बिजनेसमैन हैं। वहाँ पे पाकिस्तानी लेबर के लिए भी इनका बड़ा काम है, तो इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अमीर साहब, ज़रा ज़ोर से बोलिएगा अमीर साहब। जी अमीर साहब, ये बताइएगा कि सऊदी अरब में आप कंस्ट्रक्शन का काम अरसा दराज से कर रहे हैं, और वहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी के बहुत सारे और बिजनेसमैन भी मौजूद हैं। मौजूदा पाकिस्तानी हालात को देखते हुए पाकिस्तान की बिजनेसमैनों के लिए वहाँ पे कितनी जगह मौजूद है, और क्या हमारे मुल्क के हालात ख़राब होने के बाद पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद सऊदी अरब समेत दुनिया के दूसरे मुल्कों में नहीं गई? और ये कंपनियां, पाकिस्तान की काफ़ी कंपनियां आई हैं, लेकिन ज़्यादातर जो कंपनियां हैं वो यूरोप, सऊदी अरब जाती हैं। गल्फ में इस टाइम सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम सऊदी अरब में, पूरे गल्फ, दुबई में, कतर में, बहरीन में, सबसे ज़्यादा सऊदी अरब में इस टाइम कंस्ट्रक्शन का काम है। इस टाइम पूरा सऊदी अरब नया बन गया। तो अभी सर वहाँ पर तो ज़्यादा गैर ममालिक की कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ भी मौजूद हैं, यूरोपियन कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ भी मौजूद हैं, तो वो स्टैंडर्ड का फ़र्क नहीं आ जाता? आप क्या समझते हैं? ज़ाहिर बात है, स्टैंडर्ड का फ़र्क क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे बाकी जो कंपनी आती है वो सेफ्टी फर्स्ट है, उनका फर्स्ट प्रायोरिटी होती है सेफ्टी। और हमारी पाकिस्तानी कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ जो है, जो पाकिस्तान में काम कर रही है, वो सेफ्टी से बेखबर है, ना तवज्जो है, तो ये प्रॉब्लम आती है काम। अच्छा, हुकूमत की जो है वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर तो कंस्ट्रक्शन का काम जो आप देखते हैं कि बेलगाम घोड़ा, यहाँ पे ना कोई नक्शा है, ना कोई लेना ना देना है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो हैं उनमें नाकस मटेरियल भी लगा दिया जाता है और वो ढह जाती हैं,
और फिर उसके बाद में छोटा मोटा उनके ऊपर केस होने के बाद जो मरने वाले होते हैं वो मर जाते हैं। लेकिन गैर ममालिक में मैंने ये देखा है, मैंने इतने मुल्कों का दौरा किया है, वहाँ पर जो है हर चीज़ बड़े सिस्टम से और बड़े कानून के तहत बनाई जाती है। तो जो सऊदी अरब में कंस्ट्रक्शन का जो मयार है वो किस हद तक मयार है, उसमें बेहतराई जो है वो आप देखते हैं? पाकिस्तान की मानस्पत को बहुत हाई लेवल यहाँ पे आप कोई भी बिल्डिंग बनाएंगे उसमें फायर फाइटिंग सिस्टम लाजमी होगा। पाकिस्तान में फायर फाइटिंग का बनाएंगे, जबकि आग लगती है बिल्डिंग्स में हमारे काफी पाकिस्तान जो कंस्ट्रक्शन कर रही है कंपनियां या जो ओनर्स होते हैं होटल्स के या बिल्डिंग्स के, उनके पास भी वो शऊर नहीं है फायर फाइटिंग का क्या हिस्सा होना चाहिए। अच्छा अभी सर ये डिफरेंट है सर पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन और पाकिस्तान की बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा अमित सर ये बताइएगा कि जी बोले बोले। पाकिस्तान में काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन का, जब वो सऊदी अरब आते हैं सऊदी अरब में नई चीजें सीखते हैं, कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट्स, कंस्ट्रक्शन का सेटअप, कंस्ट्रक्शन का सेफ्टी, तो काफी परेशानी होती है उन लोग को काम करने में। अच्छा आमिर साहब ये बताइएगा कि वहाँ पर जो है हुकूमत आपके साथ किस हद तक जो है वो मददगार होती है आप लोगों के काम के हवाले से। और नंबर 2 एक और नई खबर है कि वहाँ पर सऊदी अरब में अब एक नया कानून आ गया है जिसके तहत कोई भी गैर मुल्की वहाँ पर इंडिपेंडेंट होकर अपनी रजिस्ट्रेशन करा के अपना कारोबार कर सकता है, जबकि माजी में ज़रूरी होता था कि वहाँ पे किसी सऊदी के साथ आप मिलकर कारोबार करें। तो आप क्या समझते हैं इससे किस हद तक जो है वो वहाँ पर जो है वो उस मुल्क के अंदर गैर मुल्कियों की तादाद बढ़ेगी और उस मुल्क को उसका फ़ायदा होगा? देखिए जो आपका पहला सवाल है कि हुकूमत किस तरह कोऑपरेट कर रही है लोगों के साथ काम में, तो मेन चीज़ है कि आप अगर लीगल हैं तो गवर्नमेंट टोटल कोऑपरेट कर रही है। अगर आप इनलीगल है आपको पता है यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे कानून काफी सख्त है। जब चीज लीगल आप यहाँ पे काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन का लीगल तरीके से काम कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उल्टा आपको सपोर्ट है गवर्नमेंट की तरफ से, आपका पैसा खा जाए, यहाँ पे गवर्नमेंट के कोर्ट्स हैं, बैंक नहीं है, बैंक में सुनवाई है, यहाँ पे कानून है। दूसरा सवाल मैंने आपसे ये किया था कि नई रजिस्ट्रेशन का जो सिस्टम उन्होंने शुरू किया है कि आप इंडिपेंडेंट बिजनेस कर सकते हैं। जी बहुत अच्छा सिस्टम है, हुकूमत का उन्होंने जो ऑफर दी है वो टोटल बांग्लादेश इसमें पाकिस्तानी बिजनेसमैन को बहुत फायदा है। अगर वो आगे सेट करवाते हैं तो खुल के काम कर सकते हैं बगैर किसी सऊदी के प्रेशर। आप गवर्नमेंट से फॉलो करें, आप सऊदी किसी को बोल दीजिए कि आप कोई इंटरफेयर नहीं, आप खुद कंपनी के ऑनर है, आप काम करें। इन लोगों ने इस टाइम जद्दा में अस्फहान के अंदर बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल जोन बनाया, स्मार्ट इंडस्ट्रियल जोन। उसमें टोटल लोग बाहर से आ रहे हैं, अच्छा से आ रहा है, कोई पाकिस्तान से आ रहा है, कोई इंडिया से आ रहा है, बांग्लादेश से आ रहा है, जो वो वेयर हाउस दे रहे, टैक्सीज दे रहे, रेंट में और अपनी प्रोटेक्शन दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। अच्छा मैं लेबर के हवाले से आपसे सवाल करूंगा कि पाकिस्तानी लेबर का स्टैंडर्ड वहाँ क्या है
और किस हद तक वहाँ पर उनको एक्सेप्ट किया जाता है, जबकि इंडिया के ताल्लुकात जो है वो सऊदी अरब के साथ काफ़ी डीप हैं और वो हमें प्रायोरिटी कम देते हैं। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि हमारी एम्बेसी और हमारी गवर्नमेंट की कमज़ोरी नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में वो उनका नाम पाकिस्तानी लेबर की बड़ी डिमांड है। आराम को काम आता है सबसे मेन पाकिस्तानी हार्ड वर्कर है। पाकिस्तानी हार्ड वर्कर है, धूप में काम करने पाकिस्तानी मेन पावर बहुत डिमांड है, लेकिन ना होने की वजह से ये लोग बांग्लादेशी मेन पावर और इंडियन मेन पावर यूज करते हैं। अच्छा, एम्बेसीज़ के हवाले से क्या कहते हैं कि एम्बेसीज़ जो हैं वो पाकिस्तानी जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं किस हद तक उनके लिए मददगार हैं, और नंबर 2 एम्बेसीज़ जो हैं वो अपना किरदार पूरी तरीके से मुझे तो करती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मैंने दुनिया के इतने मुल्क फिरे और मैंने एम्बेसियों का भी विज़िट किया है, और वहाँ पर जो लोग जिस तरीके के साथ पाकिस्तान की एम्बेसियों के बाहर बैठे होते हैं और शिकायत का एक अंबार नज़र आता है, गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म की भी जो है वो उनके लिए कोई मदद नहीं होती। तो वैसे अगर कोई यहाँ से चला जाए वज़ीर आज़म या कोई बड़ा मिनिस्टर चला जाए तो वहाँ वो एम्बेसडर साहब कह देते हैं कि जी यहाँ लोगों के बड़े हम मसाइल हल कर रहे हैं। तो सऊदीया के अंदर एम्बेसी जो है किस हद तक पाकिस्तानी कम्युनिटी और बिज़नेस कम्युनिटी के लिए मददगार है? पाकिस्तान में एम्बेसी का मैंने इतना बड़ा रोल देखा है। सेमिनार भी होते हैं जिसमें बिजनेसमैनों को ये बुलाए वो आए और एक मीटिंग हो, इन्वेस्टर बैठे या जनरल कौंसिल बैठे साथ से मशवरा करें या कुछ प्लानिंग करें। तो ऐसा कुछ नहीं, सब अपनी अपनी से लगे हुए हैं। तो हम लोग भी अपने काम में मसरूफ है, तो हमें कोई कॉल ही नहीं आती है वैसे से, या हमें कोई बुलाया ही नहीं आज तक कि आप आओ बैठो हमें बताओ कि हम किस तरह तरक्की करें, अपने मुल्क के लोगों को किस तरह आए इधर, कभी नहीं पूछा। वो अपने लगे हुए बस। तो इलीगल लोग लोग हैं, उनका प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम है छोटी गवर्नमेंट हल करेगी ना। पाकिस्तान एम्बेसी तो उसको हल नहीं कर सकती, मगर पाकिस्तान एम्बेसी जो उसी पे सारा वर्कआउट करती है। फ्यूचर में देखिए देखते यहाँ पे इस टाइम पे बांग्लादेश की 600 कंपनियां रजिस्टर्ड हो गई, उसको नहीं देख रहे। इंडिया की 1000 कंपनियां रजिस्टर्ड हो गई एक साल के अंदर। वो तो अभी तक इसी काम में लगे हुए हैं कि हमारा प्रॉब्लम ये हो गया है, लोगों के पास अकाबा नहीं है, लोगों के पास ये नहीं है, फैक्ट्री को लेके आए हुए हैं। अब ये जानिए एयर में क्या कहते हैं ये लोग, गवर्नमेंट उसका रूल है, उसके हिसाब से हम नहीं कर सकते। तो आपने जो 3 महीने इसके ऊपर जाया कर बुला के थे, आप पहले इसको बोल दो कि भाई आप जाओ पाकिस्तान, एम्बेसी कुछ नहीं कर सकते, सीधा आप जाओ छोटी बता दें बोलो कि आपका ये तो ऐसा कोई मतलब इसका बड़ा मिसकम्युनिकेशन है। इसका मतलब ये कि पाकिस्तानी एम्बेसी जो है वो कोई अपना ख़ास किरदार नहीं अदा कर पा रही, जबकि अगर आप इनके वहाँ पे अखराजात देखें तो वो करोड़ों तक चले जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान एम्बेसी अपना नहीं काम कर पा रही, और जिसकी वजह से हुकूमत जो है वो पहले ये मेन चीज़ तो हुकूमत का रोल है ना कि ऐसे लोगों को एम्बेसडर वहाँ पर लगाए, तो जिससे फिर वहाँ के मामलात और कम्युनिटी के मामलात बेहतर हों। तो नाज़रीन, आपने अभी देखा अमीर साहब आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, आपने देखा कि अमीर साहब अभी जो है वो आपसे बात कर रहे थे
और वहाँ पर पाकिस्तान में होने वाले जो एम्बेसी के मामलात हैं उनके ऊपर उन्होंने बड़ी डिटेल से रोशनी डाली, और वहाँ पर जो तरक्की के मामलात अभी जो हालिया आ रहे हैं उनके ऊपर भी उन्होंने बड़ी रोशनी डाली और बताया कि इस अंदाज़ के साथ वहाँ पर जो है मामलात चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है मौक़े मौजूद हैं। नाज़रीन, इसके साथ एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ चलते हैं, प्रोग्राम देखते रहिएगा तज्ज़िया। जी नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाजिर, प्रोग्राम का मेज़बान अज़हर काज़मी, और मैं अपने तमाम समुंदर पार पाकिस्तानियों का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारा प्रोग्राम और पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोग जो हमारे प्रोग्राम को देखते हैं और लाइक करते हैं। आपको एक रिक्वेस्ट और करता चलूँ कि हमारे प्रोग्राम को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने से जो प्रोग्राम एंकर है और जो हमारा अमला है उनको इससे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अच्छा, अब मैं आपको बताता चलूँ कि आने वाले हालात में जो है वो एक बड़ी 28 तारीख से के बाद एक बड़ी रद्द-ओ-बदल नज़र आ रही है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो ये पार्टियां हैं इनमें मेन पार्टी मुस्लिम लीग काफ है, जिस पर कोशिश की जा रही है कि दोबारा से इमरान खान साहब जो हैं वो इनके साथ कोई कोलैबोरेशन कर लें किसी टर्म्स एंड कंडीशन पर। और मेन जो कहा जा रहा है वो बुज़दार का मामला है कि बुज़दार को चीफ मिनिस्टरशिप से हटा दिया जाए, और उसमें तरीन ग्रुप भी गालिबन इसके ऊपर ही रज़ामंद है। लेकिन इसके बाद फिर वो लड़ाई हो जाएगी कि चीफ मिनिस्टर किसको बनाया जाए, क्योंकि एक साइड पर जनूबी पंजाब के लोग हैं और एक साइड पर गुजरात और पंजाब के जो लोग वो मुस्लिम लीग काफ वाले और उनके मेम्बरान मौजूद हैं। तो नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा जो खिचड़ी बन चुकी है। लेकिन बहरहाल जो होने वाला है उसमें यह है कि हमें जो हमारे ज़राए के मुताबिक पता लगा कि मुस्लिम लीग काफ जो है उनके मामला जो हैं वो PDM के साथ तय पा गए हैं। उसमें पंजाब में स्पीकर की शिप जो है वो परवेज़ इलाही साहब के पास रहेगी। डिफरेंट ऑप्शन हैं जो कि नवाज शरीफ साहब से डिस्कस की गई हैं। अगर उनके पास स्पीकरशिप रहती है तो फिर उसके बाद एज़ पॉसिबल कि डिप्टी वज़ीर आज़म की एक सीट वहाँ पे क्रिएट की जाए और उसके बाद एक सीनियर वज़ीर की भी सीट उनको दी जाए। फिर ये भी है कि गवर्नर पंजाब के लिए परवेज़ इलाही साहब को ले जाया जाए। मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन है। अब इसमें कौन सी ऑप्शन जो है उनको दी जाती है इसमें अब देखना ही है। और इसमें मेन किरदार जो है वो शेख रशीद साहब ने किया, जिन्होंने इत्तेहादियों को जो है वो तोड़ा और उन्होंने जो बयान मुस्लिम लीग के काफ के अकाबरीन के हवाले से उन्होंने दिया, उसके जवाब में उन्होंने कहा कि 5 सीटों वाले पंजाब की वज़ीर आला शिप मांग रहे हैं। और फिर दूसरी जानिब मुनीस इलाही साहब जो हैं फिर उन्होंने जिस तरह का मुंह तोड़ जवाब शेख रशीद साहब को दिया, तो मेरा ख्याल है वो उनके लिए एक बहुत बड़ा जो है वो बाइस शर्म है। उन्होंने कहा कि बड़ों से आप हमारे पैसे लेते रहे हैं जब आप कॉलेज के स्टूडेंट थे। और फिर उसके बाद इमरान खान ने परवेज़ इलाही को सीएम बनाने से भी इनकार कर दिया। ये एक ऑप्शन गई थी इमरान खान के पास। ये जो है ये बात भी फवाद चौधरी के ज़रिए पता लगी है। और पहले वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आएगी और उसके बाद फिर बुज़दार के ख़िलाफ़ आएगी। उसमें PMLN CM जो है के लिए जो है वो नहीं आएगी। पंजाब में ये बात तय हो चुकी। तरीन ग्रुप के जो है अहम जो एक रुकन है अलीम खान साहब, एज़ पॉसिबल है कि उनको पंजाब का वज़ीर आला बना लिया जाए। और उसमें देखना अब यह है कि MQM जो है वो कहाँ खड़ी होती है और आने वाले हालात जो हैं वो एक नया मोड़ जो है वो आने वाले हालात जो हैं वो एक नया मोड़ लेकर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि इसमें एक अहम PTI के वज़ीर जो हैं मियाँ असलम इकबाल भी हिलते जुलते नज़र आते हैं। वो अलीम खान साहब के बहुत करीबी दोस्त हैं। एज़ पॉसिबल है कि मियाँ असलम इकबाल को भी कोई ऐसी चीज़ उनको दिखाई जाए और वो फ़ौरन इमीडिएटली जंप आउट करके उस ग्रुप में चले जाएं। तो नाज़रीन, आपने अमीर अली साहब की भी बात सुनी। पाकिस्तानी एम्बेसियाँ जो वहाँ पर जो किरदार कर रही हैं
और जिस अंदाज़ के साथ हुकूमत की प्लानिंग समुंदर पार पाकिस्तानियों के हवाले से है वो भी आपने सुन ली। और डॉक्टर साहब की बात जो है, डॉक्टर अफजल साहब की बात मुझे बहुत अच्छी लगी, और उन्होंने जो बात की कि खुदारा आप सारे लोग पाकिस्तान के लिए सोचें, इस मुल्क की बेहतरी के लिए सोचें। 1947 में आज़ाद होने वाला मुल्क जो है, इसने लाखों हज़ारों इंसानों की कुर्बानियाँ दी। आज भी हमारे फ़ौज के जो जवान हैं वो रातों को हम सोते हैं और वो पहरा देते हैं, और उसके बाद वो शहादत का रुतबा पाते हैं दहशतगर्दी से। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें अपनी सियासत का हिस्सा उनको कतई तौर पे नहीं बनाना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि वो उनका काम सिर्फ जो है सरहदों की हिफाजत करना है, और वो सरहदों की हिफाजत करते हैं। तो नाज़रीन, के साथ ही मेरे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। आपका बहुत शुक्रिया।